हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूट क्लासेस हिंदी में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विज्ञान का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है विद्युत धारा। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का क्या प्रयोग है। ठीक है, ये सारा चीज हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे बच्चा कि धारा शब्द का मतलब क्या है, देन हम समझेंगे कि विद्युत धारा क्या होता है। तो देखो, धारा का मतलब होता है सिंपली बहाव। अगर कोई चीज बह रहा है, जैसे कि पानी का ये जो बहाव है इसको जल धारा कहते हैं। अगर वायु बहता है तो उसको हम वायु धारा कहते हैं। उसी तरह से अगर आवेश प्रवाह होता है, आवेश गति में होते हैं, आवेश का बहाव अगर है तो उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। धारा का मतलब समझ लो बहाव या प्रवाह। अगर कोई चीज प्रवाहित हो रहा है तो हम धारा शब्द प्रयोग में लाते हैं। लेकिन अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश में गति आ रहा है तो हम उसको विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ पे आवेश शब्द आ रहा है तो हमें आवेश के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आवेश के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेता हूँ ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। भाई, आवेश होता क्या है? आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है जिसके चलते वो किसी दूसरे अन्य पदार्थ पे बल लगाता है। जैसे कि अगर हम इस कंघी को लाए इस कागज के टुकड़ों के पास, तो हमने देखा कि कंघी इन कागज के टुकड़े को आकर्षित कर रही है, यानी अपने तरफ खींच रही है। यानी ये जो कंघी है ना, ये आवेशित वस्तु हो गया है, यानी ये पदार्थ का गुण है। यानी कंघी एक पदार्थ है, इस पदार्थ में ऐसा गुण है कि वो क्या कर रहा है, कागज के टुकड़े को खींच रहा है। यानी ये जो गुण है इसी को आवेश कहते हैं। यानी आवेश हमेशा पदार्थ से जुड़ा रहेगा। आवेश एक पदार्थ का गुण होता है, ये बात दिमाग में रख लो। हालांकि हर वस्तु हमेशा आवेशित नहीं होती है। जैसे कि कंघी को जब हम बाल से रगड़ते हैं तब ये आवेशित होती है। अगर आवेशित है तो वो बल लगाएगी, ठीक है। अगर वो आवेशित नहीं है तो उसको हम अनावेशित कहेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? तो यहाँ पे आगे चलकर ये डिस्कवरी हुआ, ये खोज हुआ कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं। ठीक है, मतलब ये धन आवेश भी पदार्थ का ही गुण होगा, ऋण आवेश भी पदार्थ का गुण होगा। आवेश अगर है किसी चीज में तो समझो कि वो पदार्थ ही होगा, क्योंकि आवेश पदार्थ का गुण है। क्योंकि जिस तरह से पदार्थ में और भी गुण है, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व। जैसे कि द्रव्यमान एक गुण है जो बताता है कि पदार्थ कितना भारी है कि हल्का है। आयतन यह बताता है कि वो कितना जगह घेर रहा है। उसी तरह से आवेश एक गुण है। कौन सा गुण है? तो भाई वह गुण जिसके चलते पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पर बल लगाता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। बहुत सारे प्रयोग हुए जिससे कि पता चला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। वो प्रयोग मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ा है, ठीक है। और उतना अगर मैं चर्चा करूंगा तो ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आया। देखो, बहुत पहले जब आवेश के बारे में लोगों को पता चला था तब नहीं पता था कि वस्तुएं क्यों आवेशित हो रही है। जैसे कि अगर हम कंघी को बाल से रगड़ रहे तो कंघी क्यों आवेशित हो रही है ये पता नहीं था। बट ये पता था कि दो तरह के आवेश होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। समान तरह के आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, एक दूसरे को ढकेलते हैं। और अगर विपरीत आवेश है, असमान आवेश है, तो आकर्षित करते हैं। ये सब थ्योरी आ गया था, बट ये पता नहीं चल रहा था कि वस्तु क्यों आवेशित होती है। तो बाद में जब परमाणु का खोज हुआ, डाल्टन आए, डाल्टन ने बताया कि भाई पूरा ब्रह्मांड, कोई भी द्रव्य, कोई द्रव या कोई पदार्थ सब आवेश के बने, सब मतलब सब परमाणु के बने हैं, ठीक है। इन सभी पदार्थ सूक्ष्म कण परमाणु के बने होते हैं। और एक परमाणु भी अत्यंत 3 सूक्ष्म कणों से बना होता है, ठीक है बच्चा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि कोई भी परमाणु भी 3 तरह के कण से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बच्चा ऋण आवेशित कण होता है, प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चा? उदासीन कण होता है, उदासीन कण होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन भी एक पदार्थ है बच्चा, इलेक्ट्रॉन भी एक पदार्थ है जिसमें आवेश है, ऋण आवेश है, ठीक है। कंघी भी एक पदार्थ है, उसमें भी आवेश है। इलेक्ट्रॉन भी एक सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म पदार्थ है जिसपे आवेश है, और आवेश ऋण आवेश है। प्रोटॉन पे धन आवेशित कण होता है, यानी धन आवेशित कण होता है प्रोटॉन, यानी उस पे धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, तो ये उदासीन कण होता है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि किसी भी परमाणु में इसके केंद्र पर एक संघन संरचना होती है। किसी भी परमाणु में उसके केंद्र पर बचा एक संघन संरचना होती है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। आपने 9th क्लास में ये सब पढ़ा होगा। और
ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक बहुत ही मजबूत बल के द्वारा बंधे रहते हैं, जिसको नाभिकीय बल कहते हैं। ये बल इतना प्रबल होता है कि दो प्रोटॉन भी एक दूसरे को विकर्षित करके दूर नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। तो प्लस प्लस एक साथ कैसे रह रहे हैं? तो भाई इनके बीच में जो विकर्षण बल है उससे कहीं मजबूत बल नाभिकीय बल होता है, जो कि प्लस प्लस होने के बावजूद भी इनको बांध के रखा है, यानी समान आवेश को भी बांध के रखा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सबको बांध के रखा है। इस बल को नाभिकीय बल कहते हैं, क्योंकि यह बल केवल नाभिक के अंदर ही काम करता है, बाहरी दुनिया में कहीं काम नहीं करता, यानी परमाणु के अंदर भी सब जगह नहीं काम करता है, नाभिक में ही केवल काम करता है। ठीक है, इसीलिए इसको नाभिकीय बल कहते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है बच्चा, जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये इलेक्ट्रॉन क्यों ऐसे बंधा पड़ा है? तो नाभिक बच्चा धन आवेशित होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, अब यहां पे अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा तो आप विद्युत धारा बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, बस ध्यान से सुनना है, कॉपी कलम भी लेके बैठ जाओ और नोट्स बनाओ। ठीक है, हर एक चीज जो लिखा हुआ है उसका नोट्स बनाओ, ताकि दिमाग में वो चीजें, ठीक है, दिमाग में वो बना रहे लंबा समय के लिए। ठीक है, तो भाई होता क्या है, थोड़ा सा कहानी मैं बताता हूं। होता क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं ये एक तांबा का तार है, यानी कॉपर का तार है। तो कॉपर के तार में बच्चा कॉपर के परमाणु है, असंख्य कॉपर के परमाणु है, तांबा के परमाणु है। ठीक है, इन परमाणु के बीच में मैं जो ये डॉट मैंने दिखाई, ये नाभिक को दर्शाता है, ये नाभिक को दर्शाता है। और ये जो बाहर वाला जो वृत्त है, सर्कल है, ये दर्शाता है उस परमाणु का सबसे बाह्यतम कक्ष को, सबसे बाह्यतम कक्ष को दर्शाता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि बच्चा, जो बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाते हैं। नाभिक से दूर होने के चलते इन पे नाभिक का पकड़ कम रहता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से काफी दूर है, जैसे कि देखो बच्चा, ये कॉपर का एक मैंने परमाणु बना दिया, सपोज ये कॉपर का परमाणु है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितनी कक्षाएं हैं उससे मतलब नहीं, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये काफी दूर है किससे, नाभिक से। तो नाभिक से दूर है तो इस पे कम पकड़ बनेगा, नाभिक का कम बल लगेगा वहां पे। तो ये अगर अंदर से इसको थोड़ा सा भी उष्मा ऊर्जा मिल जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन इतना ऊर्जावान हो जाता है कि अपने एटम को छोड़ के, अपने परमाणु को छोड़ के बाहर आ जाता है। तो वो बाहरी कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब बाहर आके जैसे तैसे घूमते रहते हैं परमाणुओं के बीच में, यानी ये किसी परमाणु के नहीं होते हैं। मतलब कहने का मतलब है ये बाहर निकल आते हैं ड्यू टू उष्मीय ऊर्जा, यानी उष्मीय ऊर्जा के चलते, उष्मा के चलते इनको थोड़ा सा ऊर्जा मिलता है, जिससे कि अपने कक्ष को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। और ये जैसे तैसे परमाणु में घूमते रहते हैं, जैसे तैसे परमाणु में घूमते रहते हैं। यानी इस मॉडल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चा ये जो अंदर के जो कक्षाएं हैं उसको नहीं दिखाया गया है, केवल नाभिक को और बाहरी कक्ष को दिखाया गया है, क्योंकि बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन ही ऐसे बाहर आ जाते हैं जिनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये मुक्त होते हैं, ये गति करने के लिए आजाद होते हैं। अगर ये सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करने लग जाए तो हमें क्या मिलेगा बच्चा, बताओ, विद्युत धारा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, ऋण आवेशित कण होता है इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो आवेश गति करेगा, और आवेश की गति को ही तो हम विद्युत धारा कहते हैं। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री है ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वैसे तो ये तार में जैसे तैसे गति कर रहे होते हैं, इनका कोई फिक्स रूल रेगुलेशन नियम वगैरह नहीं होता है, कोई ऐसे भागेगा, कोई ऐसे भागेगा, कोई ऐसे भागेगा। लेकिन अगर हम चाहें कि इनको एक दिशा में गति करवा दे तो हम ऐसे फूकेंगे क्या इसको? नहीं फूकेंगे बच्चा। क्या हम जादू टोना मंत्र करके सभी इलेक्ट्रॉन को एक तरफ करवा देंगे क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। इसके लिए हमें बल लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये बल लगाने का काम कौन करती है बच्चा? बैटरी। यानी बैटरी से जैसे ही हम इस तार को ऐसे जोड़ देंगे तो बैटरी कुछ करती है, बैटरी कुछ करती है जिससे कि एक बल लगता है।
बैटरी क्या करती है हम आगे अभी पढ़ेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। बस अभी यहाँ पे फोकस करो कि बैटरी कुछ करती है, बैटरी कुछ करती है जिससे कि सारे इलेक्ट्रॉन बच्चा आप एक दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि परमाणु को छोड़ के बाहर आ गए हैं, परमाणु को छोड़ के बाहर आ गए हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चा, एक दिशा में ऐसे गति करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि बैटरी इन पे फोर्स लगा रही है, बल लगा रही है। क्यों लगा रही है आगे की बात है। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन बच्चा एक दिशा में गति करना शुरू कर देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा हमें मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि विद्युत धारा का मतलब क्या होता है भाई, कि अगर आवेश प्रवाह हो रहा है, आवेश गति कर रहा है तो धारा मिलेगा। धारा कैसी धारा मिलेगा, विद्युत धारा। जैसे कि पानी प्रवाह करेगा तो जल धारा, हवा प्रवाह करेगा, हवा गति करेगा तो वायु धारा, यहाँ पे आवेश गति करेगा तो आवेश धारा। लेकिन अब अगर हमें धारा को बच्चा गणितीय रूप में व्यक्त करना है कि कितनी धारा प्रवाह हो रही है, तो हमें ना अब आवेश हम कैसे मेजर करते हैं, आवेश को किस यूनिट में, आवेश को किस इकाई में हम मापते हैं, हमें ये पहले पता करना होगा, ठीक है। तब जाके हम सही से यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चल यहाँ पे पहले हम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक की बात करते हैं। देखो, विद्युत आवेश पदार्थ का गुण है, जैसे कि पदार्थ का गुण द्रव्यमान भी है, बट द्रव्यमान को हम किस में मेजर करते हैं, केजी में, पौंड में। जो केक खरीदते हो बेटा, जो केक खरीदते हो बर्थडे वाला, पौंड में लेके आते हो। पौंड भी द्रव्यमान मापने की एक इकाई है, और डेली लाइफ में हम केजी में ही ज़्यादातर चीज़ें यूज करते हैं। केजी में हम द्रव्यमान मापते हैं, यानी द्रव्यमान की इकाई केजी होता है। उसी तरीके से अगर लंबाई मापना है तो उसको हम मीटर में मापते हैं, समय मापना है तो उसको सेकेंड में, आवर में मापते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर आवेश हमें मापना है, क्योंकि हमें अगर विद्युत धारा को मापना है कि विद्युत धारा कितनी प्रवाह हो रही है, तो विद्युत धारा चूंकि आवेश की प्रवाह है तो हमें पहले आवेश को मापना होगा। तो आवेश को मापने के लिए एक इकाई बना जिसका नाम था कूलाम। भाई ये थे जॉन कूलाम, इन्हीं के सम्मान में आवेश को कूलाम में मापा जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है बच्चा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है ना, एक कूलम के तुलना में काफी कम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, जो कि बहुत कम है। इसको अगर हम दशमलव रूप में लिखे तो ये 10 के पावर जो -19 है ये नीचे आएगा, ये पॉइंट उड़ेगा तो एक और 10 आएगा, यानी 16 बटा में ये बच्चा 10 के पावर 20 हो जाएगा। 19 और एक और 10, 20 हो जाएगा। और इसको अगर हम दशमलव में व्यक्त करें तो नीचे पहले हमें ऐसे 20 जीरो बैठाना पड़ेगा, देन इसको दशमलव में व्यक्त करेंगे तब यहाँ पे 18 जीरो लगाना पड़ेगा, 18 जीरो, और तब जाके एक 6 ऐसे करके आएगा। समझ रहे हो ना बाबू, कितना छोटा ये आवेश है, बहुत छोटा। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे मानो कि आवेश है ही नहीं है, बट इतना कम है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश बहुत कम होता है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान भी होता है ना, बहुत कम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है बच्चा, ठीक है, 9.1, ये नीचे आएगा तो ये तो और कम है। यहाँ पे बच्चा करीब 31 जीरो बैठाना पड़ेगा, तब उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो द्रव्यमान भी कम है। उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है ये बहुत कम होता है, ये याद रखना, एग्जाम में बच्चा आ सकता है एमसीक्यू के रूप में। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बहुत कम होता है, 0.0000000 ऐसे करके 18 जीरो देन 16 16 क्या यार, मैं कभी हिंदी कभी इंग्लिश, यानी 1 और 6, यानी 0 ऐसे बच्चा करीब कितना 16 जीरो बैठाना है, सॉरी 18 जीरो बैठाना है, और तब जाके 1 और 6 इतना कूलम। ये बहुत कम आवेश है बच्चा, ये इतना कम आवेश है कि अगर 1 कूलम आवेश बनाने के लिए हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मान लेते हैं कि 1 कूलम आवेश बनाने के लिए n इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन की आवेश कितना है बच्चा, इतना है। एक इलेक्ट्रॉन की आवेश इतना है,
और ऐसे n इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब जाके 1 कूलम आवेश बनेगा, मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं मार्केट में केवल 5 रुपया का सिक्का है और मुझे अगर 200 रुपया बनाना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे मान लेते हैं कि 5 के n सिक्के लेंगे तो भाई हमें पता लग जाएगा कि कितना सिक्का लेना पड़ेगा, यानी हमें 40 सिक्के लेने पड़ेंगे। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश बहुत कम है, इतना कम है, और 1 कूलम आवेश बनाने के लिए हमने माना कि n इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो n की वैल्यू, n की जो मान है आसानी से निकाल सकते हैं। 1 कूलम 1 दशमलव यहाँ पे बचा -19 कूलम, कूलम गया काम से। ये पॉइंट उड़ाओ तो ऊपर बचा 10 हो जाएगा, 0 चला जाएगा, और ये 10 के पावर जो -19 है ये 10 के पावर +19 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चा ये 10 से 10 क्या करेगा, एक भीख मांगेगा, हे 10 के पावर 19 मुझे एक 0 उधार दे दो, तो एक 0 उधार ले लेगा ये इससे, तो नीचे 16 और ये हो जाएगा 10 के पावर 18। अब बच्चा हम यहाँ पे जब डिवाइड करते हैं, मैं मान के चल रहा हूं तुम्हें भाग देने आता है, नहीं देने आता है तो क्या करो, जाके डूब मरो। कहाँ पे, जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जहाँ पे पानी कम है वहां पे तुम लोग बच जाओगे, जहाँ पे पानी ज्यादा है ना वहां पे डूब। ठीक है, अगर भाग नहीं देने आता है 10 क्लास में चले गए, तो भाई यहाँ पे हम क्या कर दिए, इतना, यानी 1 कूलम आवेश बनाने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 1 कूलम आवेश बनाने के लिए हमें 6.25 गुणा 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये लग रहा है कि बहुत कम है, बट बहुत कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। अगर ये दशमलव उड़ाओ तो भाई यहाँ पे डबल जीरो, ये डबल जीरो, यहाँ पे 2 जीरो खत्म, यानी 10 के पावर 16, यानी यहाँ पे बच्चा 16 जीरो बैठाना पड़ेगा, 16 जीरो बैठाना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये इतना सारा इलेक्ट्रॉन अगर मिलता है तब जाके 1 कूलम आवेश बनता है। इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर मिलेगा तब जाके 1 कूलम आवेश बनेगा, यानी हम आवेश को मापना सीख लिए। तो चलो विद्युत धारा अब हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने आवेश को मापने की इकाई हमने पता कर लिया। तो विद्युत धारा आवेशों का प्रवाह होता है। अगर बढ़िया वाला परिभाषा एग्जाम में लिखना चाहते हो तो लिख देना भाई, इकाई समय में किसी क्षेत्रफल से आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। सपोज ये तार है बच्चा, और तार में ये क्षेत्रफल हो गया। सपोज इधर से आवेश गति करके इधर जा रहे हैं, तो इकाई समय मतलब 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाह हो गया। अगर 1 सेकेंड में 2 कूलम आवेश प्रवाह हो गया तो यहाँ पे कहा जाएगा कि 2 कूलम पर सेकेंड धारा है। इस कूलम पर सेकेंड को हम एम्पियर लिखते हैं, बड़ा वाला ए लिखते हैं। भाई एक वैज्ञानिक थे आंद्रे मेरी एम्पियर, उनके सम्मान में कूलम पर सेकेंड को हम एम्पियर लिखते हैं, यानी हम कहेंगे कि 2 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 सेकेंड में 4 कूलम आवेश प्रवाह हो गया तो धारा हो जाएगा 4 कूलम पर सेकेंड, यानी 4 एम्पियर की धारा हो जाएगी। ठीक है, यानी इकाई समय में किसी क्षेत्रफल से आवेश के जो प्रवाह है उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की जो प्रवाह है उसे विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा। जैसे कि अगर t समय में q आवेश प्रवाह हुआ है तो समझो कि इकाई समय में q/t प्रवाह होगा, और इकाई समय में कितना प्रवाह होगा वही धारा होगा। जहाँ q आवेश को दर्शा रहा है और जो t है वो आवेश कितना समय में प्रवाह हुआ उस समय को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे जो धारा बनेगी बच्चा q/t बनेगी, q/t बनेगी। बात समझ में आ रहा है बच्चों? चलो, तो यहाँ पे बच्चा ये हो गया धारा का मतलब फार्मूला। यहाँ पे जो आवेश का मात्रक है कूलम और समय का मात्रक है सेकेंड, यानी धारा की मात्रक होगी कूलम पर सेकेंड, और जैसे कि मैंने बताया इसको हम एम्पियर से दर्शाते हैं, यानी धारा की जो मात्रक होती है वो एम्पियर होती है। धारा को मापने की जो मात्रक होती है बच्चा एम्पियर होती है। जैसे द्रव्यमान को मापने की मात्रक केजी, आवेश की मापने की मात्रक कूलम, समय को मापने की मात्रक सेकेंड, और धारा के मापने की मात्रक एम्पियर। आंद्रे मेरी एम्पियर वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में बच्चा ये यूनिट यानी ये इकाई बनाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम 1 एम्पियर धारा का डिफिनेशन भी समझ लेते हैं। 1 एम्पियर धारा किस धारा को कहेंगे। सपोज यहाँ पे बच्चा आवेश प्रवाह तो हो रहा है, बट 1 एम्पियर धारा, कितनी धारा को हम 1 एम्पियर धारा कहेंगे। तो सिंपल सा है,
अगर हम 1 कूलम का आवेश प्रवाह हो रहा है 1 सेकेंड में, सपोज ये तार है, इस तार में हर 1 सेकेंड में किसी क्षेत्र से 1 कूलम आवेश पार कर जा रहा है, तो वहां उस तार में जो धारा होगी 1 कूलम पर सेकेंड यानी 1 एम्पियर की धारा होगी। 1 एम्पियर धारा का मतलब ये भी हो गया कि 1 सेकेंड में 6.25 गुणा 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। यानी समझ रहे हो, ये बहुत ज्यादा संख्या है बच्चा। यानी एक ही सेकेंड में इतने सारे इलेक्ट्रॉन अगर पार कर जाएंगे तो वो आवेश 1 कूलम बनेगा। मैंने अभी जस्ट पढ़ाया कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन मतलब 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम आवेश। तो अगर 1 कूलम आवेश प्रवाह हो रहा है तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में ही पार कर जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है भाई। इलेक्ट्रॉन तार में भर भर के रहते हैं, ऐसा नहीं कि 10-12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इस तार के अंदर असंख्य परमाणु है और उनके असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो एक एम्पियर धारा अगर कोई पूछे कि किस धारा को 1 एम्पियर कहते हैं, तो अगर इकाई समय में 1 कूलम आवेश प्रवाह होता है किसी तार में तो उस धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो जाना। अगर 2 एम्पियर की धारा है तो इसको ऐसे समझ लो कि 2 कूलम आवेश 1 सेकेंड में पास हो रहा है, यानी 2 गुणा 6.25 गुणा 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में पास कर रहे हैं। अगर 10 एम्पियर की धारा है तो 10 कूलम आवेश 1 सेकेंड में पास कर रहा है, यानी 10 गुणा 6.25 गुणा 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन ही 1 सेकेंड में पार कर जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा संख्या होगा। अब हमें पढ़ना है बच्चा विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ बच्चा, किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत यानी एक ऐसा पथ, एक ऐसा रास्ता जिसमें धारा बह रही है और वो बंद हो और सतत हो। यानी जैसे देखो ये होगी बैटरी, ये हो गया बल्ब और ये हो गया स्विच और ये हो गया तार, ये सब मिलकर ना एक सतत यानी लगातार पथ बना रही है। ऐसे देखो, इसके अंदर जो बच्चा फिलामेंट है, तंतु है, वो भी ले लो और ऐसे करके ये पूरा एक बंद परिपथ बन रहा है। ठीक है, तो विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ को बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। समझ में आ गया? विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी जस्ट पढ़ाया। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक बच्चा एम्पियर होता है और 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है। याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 कूलम आवेश का 1 सेकेंड में प्रवाह होने से होता है। यानी 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाह हो रहा है तो वो धारा 1 एम्पियर की कहलाती है। अब अगर हमें धारा को मापना है बच्चा, तो हम बैठकर इलेक्ट्रॉन तो गिनेंगे नहीं कि तार में भाई हम इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन गया, कितना समय लगा, तो काउंट करेंगे, तब आवेश निकालेंगे और समय से भाग देंगे, ऐसे तो करेंगे नहीं। हम बच्चा एक ऐसा युक्ति बनाएंगे कि हमें करंट यानी जो धारा है उसको माप के बता दे। उस युक्ति का नाम है बच्चा एमीटर। यानी वैसी युक्ति जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है वो एमीटर कहलाता है। यानी वैसी युक्ति जो विद्युत परिपथ में धारा माप के बताएगा कि 1 एम्पियर की धारा, कि 2 एम्पियर की धारा, कि 5 एम्पियर की धारा, उस युक्ति को बच्चा हम एमीटर कहते हैं। जिस परिपथ में विद्युत धारा का मापन करना है उसमें इसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। सपोज जैसे कि ये तुम्हारा एक बल्ब है, ठीक है, और बच्चा ये हो गया तुम्हारा बैटरी, और हमें इसमें धारा मापना है, तो हम एमीटर को बच्चा डायग्राम में ऐसे दिखाते हैं। जब हम विद्युत परिपथ आरेख बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो ऐसे दिखाते हैं। तो एमीटर को हम ऐसे नहीं लगाएंगे, ये बच्चा समानांतर क्रम कहा जाता है। एमीटर हमें ऐसे लगाना होगा क्योंकि जो धारा प्रवाह होगी वो धारा एमीटर से जाना चाहिए। वो धारा ऐसे डिवाइड यानी विभाजित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धारा कितना इस परिपथ में जा रहा है वो धारा जब इससे गुजरेगा एमीटर से तो ये बताएगा। जैसे कि इस तरह के एमीटर आते हैं। अगर ये नीडल बच्चा 0 पे है तो समझो कि कोई धारा बह नहीं रही है। अगर ये 2 पे चला गया 2 पे तो समझो कि 2 एम्पियर की धारा। अच्छा, कुछ एमीटर में यहाँ पे एम लिखा रहता है तो समझो कि धारा ना वहां पे और कम धारा बह रही है, माइक्रो एम्पियर के रेंज में, बट यहाँ पे ए लिखा। अगर यहाँ पे चला गया तो 6 एम्पियर की धारा, अगर बीच में चला गया तो 4.5 सॉरी बीच में चला गया तो यहाँ पे 5 है तो 5 एम्पियर की धारा, यहाँ पे चला गया तो 10 एम्पियर की धारा। अगर इससे अधिक धारा है ना तो ये एमीटर काम में नहीं आने वाला। इससे और पावरफुल शक्तिशाली हमें एमीटर प्रयोग लाना होगा। ये एमीटर 10 एम्पियर तक के धारा को माप सकता है, उससे ज़्यादा की धारा को मापना है तो हमें और अलग तरह के एमीटर प्रयोग करना होगा।
तो धारा का बच्चा हमने पढ़ा कि जो यूनिट होता है एम्पियर होता है, ठीक है, और 1 एम्पियर का मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाह होना। धारा कहीं 1 एम्पियर से कम भी प्रवाह हो सकता है, तो मिली एम्पियर के रेंज में हम मापते हैं। उसके लिए और अलग तरह के एमीटर आते हैं, जहां पे यहाँ पे छोटा वाला m लिखा रहता है। मिली एम्पियर मतलब 1 एम्पियर का बच्चा 1,000वां भाग, यानी 10 के पावर -3 एम्पियर, यानी बहुत कम धारा, बहुत कम धारा, 1 एम्पियर से भी बहुत कम धारा, ठीक है। और एक होता है माइक्रो एम्पियर, उससे भी कम धारा हमें देखने को मिलता है। एक माइक्रो एम्पियर का मतलब हो गया कि 1 एम्पियर का 10 लाखवां भाग, ठीक है, यानी 10 के पावर -6 एम्पियर, यानी 1 माइक्रो एम्पियर। इसको बच्चा हम यू ना पढ़ के माइक्रो पढ़ेंगे। 1 माइक्रो एम्पियर यानी 1 माइक्रो एम्पियर मतलब इतनी धारा। 1 मिली एम्पियर मतलब इतनी धारा। 1 एम्पियर मतलब ये, समझ में आ रहा? तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम एमीटर यूज करते हैं अगर धारा मापना है तो, ना कि हम बैठकर इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। हम कर भी नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन हमें दिखता कहाँ है, बहुत छोटा कण है, दिख नहीं सकता है। तो हम धारा मापने के लिए भाई ये एमीटर यूज करेंगे और इसको श्रेणी क्रम में यूज करेंगे, याद रखना। यानी परिपथ में एकदम सीधा लगाना है, श्रेणी क्रम में, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं। आओ कुछ क्वेश्चन करते हैं। यानी तुम्हें एक फार्मूला मिल गया धारा का बच्चा, I बराबर Q/T। अब इसमें 3 चीजें हैं, I, Q और T, इनमें से कोई 2 देगा, तीसरा पूछेगा। जैसे कि कह रहा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, विद्युत बल्ब में बच्चा इस तरह का टंगस्टन का तंतु होता है जो कि प्रकाश देता है, यही गर्म होके प्रकाश देता है। ये जो तंतु है ना, इसमें 0.5 विद्युत धारा, तंतु से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा, यानी धारा दिया है 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। यानी इसमें 10 मिनट तक धारा जाती है, यानी 10 मिनट बचा, 10 मिनट, यानी 10 मिनट मतलब 10 गुणा 60 यानी 600 सेकेंड तक धारा प्रवाह होती है। याद रखना, सॉरी यहाँ पे टाइम दिया है, तो हमसे पूछा है कि कितना आवेश प्रवाह हुआ, कितना आवेश प्रवाह हुआ, ये हमें पता करना है। तो 10 मिनट का धारा, 10 मिनट में धारा इतनी एम्पियर की धारा, तो Q बराबर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Q बराबर हो जाएगा I × T। बच्चा इसको इधर उधर करके हम फार्मूला बना सकते हैं, कोई भी 2 देगा, तीसरा पूछेगा। तो Q बराबर हो जाएगा I × T, 0.5 एम्पियर की धारा 600 सेकेंड के लिए प्रवाहित हुआ है, तो ये पॉइंट उड़ेगा नीचे 10, ये 0 गया और यहाँ पे आ जाएगा बच्चा 125, यानी 300 कूलम की धारा प्रवाह हो रही है। 300 कूलम की धारा, सॉरी 300 कूलम आवेश प्रवाह हो रहा है। धारा तो बच्चा 0.5 एम्पियर है, आवेश 300 कूलम। 300, अगर यही तुमसे इलेक्ट्रॉन पूछ देता कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाह हुए, तो 1 कूलम में बच्चा हमें पता है कि इतना सारा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 300 कूलम में कितना सारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको मल्टीप्लाई कर लो तो उतना सारा इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा। तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब कह रहा है विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, तो भाई किसी मतलब विद्युत परिपथ का अर्थ यह है कि विद्युत धारा के लिए एक सतत और बंद जो परिपथ, जो बंद पथ होता है, यानी एक ऐसा पथ जिसमें जो सतत है और बंद है और उसमें धारा प्रवाह हो रही है, तो उसको हम विद्युत परिपथ कहेंगे। कह रहे विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा लेके, विद्युत धारा की मात्रा क्या होता है बच्चा, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और परिभाषा मतलब 1 एम्पियर की परिभाषा बताना है। अगर इकाई समय में 1 कूलम की आवेश प्रवाह होता है, लिखना, अगर लिख लो, कॉपी में लिख लो, अगर इकाई समय में 1 कूलम की आवेश प्रवाह होती है तो उस धारा को हम 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है, यही परिभाषा है। तीसरा क्वेश्चन, 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए। यानी 1 कूलम आवेश बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैंने डिस्कस किया अभी। भाई मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना होता है, तो n इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 कूलम आवेश बनेगा। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 10 के पावर -19 कूलम। ये कैंसिल हो जाएगा और इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे विभवांतर, विभव और विभवांतर क्या होता है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। थैंक यू।